हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स का फैकल्टी करमवीर सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस समय मार्केट में आपके सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा होगा कि अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऑप्शनल के फॉर्म में चूज करते हैं तो हमें हिंदी मीडियम के बच्चों के तौर पर कहां सबसे बेहतरीन कंटेंट मिल सकता है। बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आखिर हार करके जो भी कंटेंट मिलता है उसके दम पर आप तैयारी करते हैं। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं, अब आपको इकोनॉमिक्स का स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों कंटेंट की तलाश हुई बिल्कुल खत्म। मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर हिंदी मीडियम पर एक अल्टीमेट बैच। तो आइए देखते हैं बच्चों कि क्या हमारा इकोनॉमिक्स का वेटेज रहेगा एग्जाम में, और हमारा आज कौन सा टॉपिक है जिस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों राजस्व घाटा, जिसे कि आप इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन मैंने आपसे बताया कि मेरी क्लास रहेगी 100% हिंदी मीडियम बच्चों को देखते हुए। तो यहां पर अब आपका वो हेडेक नहीं रहना है कि हमें डाटा मार्केट में सर्च करना है। बस मेरी क्लास रेगुलर देखते रहिए और आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में कैसे पाएंगे मैक्सिमम मार्क्स, इसका मेरा कमिटमेंट आपसे रहा बच्चों। शुरू करते हैं अपनी क्लास। आइए, राजस्व घाटा। आखिर ये क्या टॉपिक है राजस्व घाटा? इसका हम कई जगह नाम सुनते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते इसका राजकोषीय घाटे से क्या संबंध है, इसका प्राथमिक घाटे से क्या संबंध है, इसका बजटीय घाटे से क्या संबंध है। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का वेटेज क्या है आपके एग्जाम में। अभी जस्ट आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्रीलिम्स में बच्चों, तो देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 17 आए हैं। ये आप जाकर के किसी भी साइट में चेक कर सकते हैं। इकोनॉमी के ऊपर 17 क्वेश्चन आए हैं बच्चों, जो अपने में बेहद इंपॉर्टेंट है। और खासकर वो बच्चे जिन्होंने अपना ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स ले रखा है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा कि वो प्रीलिम्स में भी इकोनॉमिक्स के दम पर अच्छा स्कोर गेन करें। तो चलिए, अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपके सामने मैंने इकोनॉमिक्स का वेटेज दिखाया। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर कि आखिर राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा, पहले हम बहुत ही साधारण शब्दों में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जो हमारा राजस्व व्यय होता है, जो भी हमारा राजस्व व्यय होता है और जो भी हमारी राजस्व प्राप्तियां होती हैं, उनके बीच में जो अंतर आता है उसी को हम लोग कहते हैं राजस्व घाटा। अगर मान लिया कि हमारा राजस्व व्यय है 10 रुपए और राजस्व प्राप्तियां हमारी हैं 10 रुपए और हमने राजस्व व्यय किया कितना, 15 रुपए। अब हमारे पास इनकम जो आ रही है रेवेन्यू के फॉर्म में, राजस्व के फॉर्म में, वो आ रही है 10 रुपए में, और हमारा खर्चा कितना हो रहा है, 15 रुपए। तो यहां पर जो 5 रुपए कहलाएगा वो हमारा राजस्व घाटा कहलाएगा। सरल शब्दों में आपसे बता दें तो कमाई हमारी कम है और खर्चे हमारे अधिक हो जाने पर इसका परिणाम क्या रहता है, हमें मिलता है राजस्व घाटा। ये स्पेशली हमारे देश में ऐसी परिस्थितियों को क्यों फेस करना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो वैचारिक क्वेश्चन रहते हैं। तो वैचारिक क्वेश्चन में बहुत जरूरी है जानना कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर हमारे देश को राजस्व घाटे का सामना करना पड़ता है। आइए बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले जानिएगा कि राजस्व व्यय क्या चीज होती है। अगर आप राजस्व व्यय का टॉपिक क्लियर करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर हैं, ऐसे व्यय हैं जो हमारे देश के लिए जरूरी भी हैं, देश की कुछ व्यवस्थाओं के लिए जरूरी भी हैं, और उसमें हमें घाटा भी देखना पड़ता है। राजस्व व्यय बच्चों वह रखरखाव के रूप में व्यय है जो सरकार ऐसी परिसंपत्तियों पर करती है जिन्हें सरकार काम करने के लिए रखती है। अब आप बोलेंगे सर ये कौन कौन सी परिसंपत्तियां होती हैं, यहीं पर ही मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं। डिफरेंट डिपार्टमेंट की सैलरी, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, नेवी, इन सभी का सैलरी। डिफरेंट डिपार्टमेंट का सैलरी क्यों? हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि आपके जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। तो हमारी बाउंड्री को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है ताकि शत्रुओं से हमें कोई भी किसी प्रकार का खतरा न रहे, इसलिए हम आर्म फोर्स बनाते हैं। और इंटरनल हमारी सिक्योरिटी, स्पेशली सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन न किया जाए, उसके लिए सरकार विभिन्न स्टेटों में अगर आप देखेंगे तो अपने अपने राज्य के हिसाब से पुलिस की व्यवस्था रखती है और भी डिफरेंट व्यवस्थाएं बनाती है ताकि आपके लिए संविधान के अधिकारों को जीना बेहद सुगम हो जाए। तो राजस्व व्यय की व्यवस्थाओं में सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा हमारे सामने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सैलरी जो विभाग सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल,
चलिए अब इसमें हम बात करते हैं, इसमें मैक्सिमम क्या रहता है बच्चों, इसमें मैक्सिमम वित्तीय देनदारियां आ जाती हैं। हमारे ऊपर क्या रहता है, वित्तीय देनदारियों की जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर हम इसमें इंग्लिश में बोले तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ऐसी देनदारियों की जिम्मेदारी हमारे पर बढ़ जाती है। इसमें ना ही कोई संपत्ति बनेगी। देखिए हिंदी में जो बहुत ही ज्यादा हिंदी में कमजोर नहीं है उनके लिए मैंने ब्रैकेट में विशेष शब्दों के लिए इंग्लिश लिख रखी है। इसमें ना ही कोई स्पेशल संपत्ति बननी है, ना ही अर्थव्यवस्था में कोई ऐसा रोजगार पैदा होना है। बट हां, इसमें क्या होना है, इसमें आपकी वित्तीय देनदारी बढ़ेगी। अगर हम इसको बोलें तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज बोल सकते हैं, और इसका शुद्ध हिंदी वर्ड ऊपर लिखा हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार को यहां पर इतना रुपया देना है सैलरी के रूप में, इतना रुपया देना है पेंशन के रूप में, इतना रुपया देना है जो विदेशी संस्थाओं से ब्याज ले रखा है, कर्ज ले रखा है उसके ब्याज के रूप में। तो ये वित्तीय देनदारी हमारी बढ़ जाती है, और हमारे साथ क्या कम होता है, हमारे पास संपत्ति बनाने का मौका कम हो जाता है। किसी प्रकार की संपत्ति बनाने का जो हमारा अवसर है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो पैसा हमारा वित्तीय देनदारी में चला जाता है। आइए इसके कुछ उदाहरण के साथ हम लोग देखते हैं तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। लेकिन यहां पर मैं एक वर्ड बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आपके सामने बात आए कि राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व घाटा एक ऐसा रखरखाव के ऊपर हम कह सकते हैं किए जाने वाले व्यय की वजह से आने वाला घाटा होता है, जो हमारी वित्तीय देनदारी को बढ़ाता है और संपत्ति के बनाने के अवसर को क्या करता है, कम करता है। इसी में आगे आप पढ़ेंगे मेरी नेक्स्ट क्लास में पूंजीगत घाटा, कैपिटल हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, ये रेवेन्यू डेफिसिट है वो कैपिटल डेफिसिट हो जाएगा। पूंजीगत घाटा क्या होता है बच्चों, उसमें एसेट्स जो हमारे होते हैं, संपत्तियां जो हमारी होती हैं, वो हमारे निर्माण में अधिक आती हैं और वित्तीय देनदारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमारा फोकस रहेगा राजस्व घाटे के ऊपर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, राजस्व व्यय जो भी हमारा है और जो भी हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं, इसके बीच में जो भी अंतर आता है उसे हम लोग कहते हैं राजस्व घाटा। राजस्व व्यय हमारा कहां कहां होता है, राजस्व व्यय हमारा किन किन मदों में होता है, आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। राजस्व व्यय के सबसे जरूरी हमारे 5 घटक होते हैं। अभी हम लोगों ने सुना गवर्नमेंट ने सिलेंडर के ऊपर से सब्सिडी हटा दी कुछ दिनों के लिए, अभी फिर से सब्सिडी कर दी है 200 रुपए। अभी मुश्किल से 8-10 दिन पहले ही आपने देखा होगा, यूपीएससी के स्टूडेंट्स करंट अफेयर में बिल्कुल एक्टिव रहिए। तो ये हमारे 5 घटक स्पेशली हैं जो हमारे वित्तीय देनदारियों को बढ़ाते हैं। नंबर 1 सब्सिडी, सरकार आपको सब्सिडी देती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे सिलेंडर में सब्सिडी, डिफरेंट जगह सब्सिडी। सब्सिडी एक तरह की छूट होती है जो आपको सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन ये आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर सरकार आपको प्रदान करती है। अब हम तो देखते हैं क्या सब्सिडी का जो वितरण है उसका फायदा उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए थोड़ा जनता भी जिम्मेदार है, हर जगह सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। जनता को ईमानदारी से उन व्यक्तियों को जो सब्सिडी के लिए महसूस करते हैं कि सब्सिडी के हकदार हम नहीं हैं, उन्हें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। चलिए नंबर 1 है हमारा सब्सिडी। सरकार द्वारा लिए गए ऐसे ऋण जो विदेशी संस्थाओं से लिए जाते हैं, आईएमएफ हो गया, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन, और हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व बैंक ग्रुप कहते हैं जिसे बच्चों हम, और हमारे संघाई कॉर्पोरेशन हो गए, डिफरेंट संस्थाएं हैं जहां से सरकार ने कर्जा लिया है, तो उसमें बदले में ब्याज देना, ये हमारा किस में आ जाता है, वित्तीय देनदारियों में जाता है। जहां जहां वित्तीय देनदारियां बढ़ेंगी समझ जाना ये कौन सा व्यय है, ये राजस्व व्यय है। और कौन सा है, कर्मचारियों का वेतन, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि डिपार्टमेंट की सैलरी, हमारा पीएफ, भविष्य निधि, पेंशन, जो भी बंदा रिटायर होता है, ये सब भी सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटीज, वित्तीय देनदारियों में आता है। और किस में आ जाएगा, सामाजिक सेवा, जैसे सरकार आपके लिए एजुकेशन के लिए देखिए तो गवर्नमेंट स्कूल है, टीचर हायर करता है अच्छे। स्वास्थ्य के लिए देखिए तो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए सरकारी अस्पताल दे रखा है। तो ये सारी वित्तीय देनदारी किसके ऊपर आती है, सरकार के ऊपर आ जाती है। और हम बात करें हमारे आसपास जो भी मित्र देश हैं, जैसे हम एक परिस्थिति का एग्जाम्पल देते हैं कि मान लिया कि नेपाल में देखा तो अच्छा खासा भूकंप आया, भारत सरकार ने क्या किया, फट से उनको सहायता प्रदान करी। कोई भी इस तरह की वित्तीय देनदारी जो मित्र राष्ट्र के होने के नाते देश को उठानी पड़ जाती है, तो अन्य देशों या राज्यों के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान, ये सब किस में आ जाता है, हमारा वित्तीय देनदारी में आ जाता है। और इस प्रकार के व्यय जब देश के अंदर बढ़ते हैं
उसी के अनुपात में अगर कमाई नहीं बढ़ेगी तो हमारा देश सामना करता है राजस्व घाटे से। तो मैं इस परिस्थिति में सबसे पहले बोलूंगा कि सब्सिडी का वितरण बेहद ईमानदारी से होना चाहिए, जिससे कि सब्सिडी का बर्डन सरकार के ऊपर सिर्फ उन्हीं लोगों का आना चाहिए जो लोग उसके हकदार बनते हैं। सरकार कोशिश करे कि ब्याज, ऐसा ऋण लेने की स्थिति कम से कम रखे ताकि हमारा ब्याज भी कम से कम जाए। कर्मचारियों का वेतन, भविष्य निधि और पेंशन को लेकर के सरकार ने कई बार क्या किया है बच्चों, सरकार ने पेंशन को लेकर के देखा है कि जिस डिपार्टमेंट में हमें आवश्यकता होगी तो उस डिपार्टमेंट की हम पेंशन व्यवस्था क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगर इसमें कर्मचारी आगे सुगम जीवन महसूस करते हैं तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को कम कर देगा। सामाजिक सेवाओं में, शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार सघन अपनी जांच व्यवस्था बनाए रखे, जिससे कि सरकार के ऊपर अनायास खर्चे ना बढ़े। विदेशी देशों के लिए अनुदान की स्थिति को लेकर हम यही बोलेंगे, पहले देश यह देखे कि एक कहावत बनी है बच्चों, साईं इतना दीजिए भाई कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, कि हम अनुदान कुछ इस प्रकार करें कि हमारे देश की स्थिति भी बिल्कुल से बिगड़ ना जाए, है कि नहीं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं राजस्व प्राप्तियां। आखिर ये राजस्व हमें कहां कहां से मिलता है। तो बच्चों राजस्व स्पेशली सरकार के द्वारा वसूला गया सभी प्रकार का वह कर होता है, इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, वह शुल्क होता है, निवेशों में प्राप्त ब्याज होता है। डिफरेंट देखो, इन्वेस्टमेंट में बैंकों में सरकार की भी तो हिस्सेदारी है। अब आप लोन उठाते हैं तो उसमें सरकार को भी तो उस ब्याज का कुछ हिस्सा मिलता है। ऐसा लाभांश होता है, ऐसे विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम होती है जो सरकार का राजस्व प्राप्ति या राजस्व कहलाता है। इतिहास के हमने कुछ पन्नों को पलट करके आपके सामने इस स्लाइड में रखा हुआ है। भू राजस्व व्यवस्था, तो ऐसा नहीं है कि ये राजस्व व्यवस्था हमारी कोई अभी की है, पहले भी ये राजस्व व्यवस्था थी। भाई राजा होते थे, प्रजा से, शासन से कहीं ना कहीं से वो कमाई लाएंगे, तभी तो उनके ऊपर खर्च करेंगे व्यवस्थाओं को बनाने के लिए। तो जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था है, महालवारी है, इजारेदारी है, ये सारी वो व्यवस्थाएं हैं जो आपको आपके हिस्ट्री के टीचर पढ़ाएंगे और बताएंगे कि ये राजस्व व्यवस्था आज की नहीं, ऐतिहासिक चली आ रही है। अभी हम राजस्व प्राप्तियों को और दूसरे शब्दों में देखते हैं। बच्चों देखो, राजस्व प्राप्तियों की अगर हम लोग बात करें तो ये यहां पर सरकार के लिए दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारे कर की तरह, एक तो होती है कर के फॉर्म में। कर दो तरह का होता है, एक आपने पढ़ा होगा प्रत्यक्ष कर और एक आपने पढ़ा होगा अप्रत्यक्ष कर। एक आपने पढ़ा होगा बच्चों प्रत्यक्ष कर, एक आपने पढ़ा होगा अप्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष कर जो आप देखते हो कि सीधे आपकी कमाई में वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार लेती है आपके इनकम के रूप में, जैसे कि आयकर कहलाता है प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या हो जाता है बच्चों? ये वह कर होता है जो कोई भी आप वस्तु खरीदते हो या सेवा का उपभोग करते हो तो उसके बदले सरकार आपसे लेती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, कीमत में लगा करके। जैसे मान लिया मुझे प्यास लगी, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पी, मैंने कोल्ड ड्रिंक का 12 रुपए दिया, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी मेरी कीमत में सरकार का वो भी टैक्स ले रही है, तो ये हो जाता है अप्रत्यक्ष कर जो कीमत के साथ लग करके आता है। तो ये तो हो गया कर व्यवस्था से सरकार के पास पहुंचने वाली कमाई। अब शुल्क के फॉर्म में क्या होता है? सबसे बड़ा शुल्क आप लोग कैसे भूल सकते हो, देश के युवा हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, चालान कटता है, हेलमेट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, आरसी नहीं है, तो ये शुल्क जो भी पुलिस डिपार्टमेंट क्लोज करता है ये जाता कहाँ है? सरकार के पास जाता है। डिफरेंट फीस, फाइन, ये सारे जुर्मानों की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सरकार की कमाई होती है। 2020 में लॉकडाउन लगा, 2020 में लॉकडाउन लगा, ट्रैफिक व्यवस्था क्या रही? काफी हद तक कम हो गई। 2020 में जब ट्रैफिक व्यवस्था नहीं रही तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं, चालान कम कटे होंगे, ज्यादा कम कटे होंगे। आपने वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कितना किया? कम किया, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के फॉर्म में कर भी सरकार के पास कम आए होंगे। तो इसको देखते हुए सरकार को राजस्व प्राप्तियां जब कम हुई होंगी तो राजस्व घाटा भी तो बेहद कम हो, राजस्व घाटा बेहद बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि वह तो हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए, वह हमारे अच्छे खासे बड़े हैं, और यहां पर सरकार की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और स्ट्रॉन्ग करें, और इधर हमारे पास कमाई क्या रही है? बेहद घट गई है, तो राजस्व घाटा हमारा यहां पर बेहद बढ़ गया। आइए हम एक चार्ट के फॉर्म में देखते हैं बच्चों, समझते हैं। अभी हम लोग फिर ये राजकोषीय घाटा होता है हिंदी में बच्चों, और ये प्रभावी राजस्व घाटा होता है, लेकिन हमारा आज का विषय क्या है? राजस्व घाटा। देखिए बच्चों, राजस्व घाटे के पॉइंट को आप देखिए
कैसे 2020-21 में जहां पर ये 7.3 था, जो कि ये हमारा कोविड का कह सकते हैं फर्स्ट वेव का पीक पॉइंट था, इसके बाद थोड़े समय के लिए जब लॉकडाउन हटा तो किस तरीके से घाटा हमारा 21-22 में कम होकर के 5.1 आ गया, 7.3 से 5.1 आ गया। और यहीं पर ही हम आगे देखें बच्चों तो 4.7 में जाकर के अब ये हमारा 22-23 का ये अनुमान है हमारे वित्तीय वर्ष में कि हम इसको 3.8 तक ले जाएंगे, 3.8 तक ले जाएंगे। इस घाटे के अंतर को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो सरकार का ये पूरा कोशिश है कि इस घाटे के अंतर को जितना जल्द से जल्द हो सके कम करें, ताकि इस राजस्व घाटे के चक्कर में सरकार उन एसेट्स को, उन संपत्तियों को बनाने में पीछे ना हटे जो देश की आधारभूत संरचना की इस समय सबसे बड़ी मांग है। तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा राजस्व घाटे के ऊपर, उम्मीद करता हूं आपको काफी हद तक जानकारी प्रदान करेगा। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहां के लिए इस कर्ज वाले टॉपिक को देखते हुए बच्चों हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, लेकिन जाते जाते हम आपको एक छोटी सी चैन बता देते हैं कि आखिर राजस्व घाटे का संबंध कैसे देश के ऊपर प्रभाव डालता है। मान लिया कि हमारे देश में राजस्व घाटे की बात करें तो हमारे देश में राजस्व की व्यवस्था काफी ज्यादा कम है। हमारे देश में मान लिया कि राज्य व्यवस्था ऐसी है कि नहीं भाई हमें और भी पैसा चाहिए, हमें और भी पैसा चाहिए, तो और पैसा हम कहां से लेंगे, विदेशी कर्ज लेंगे। हम विदेशी कर्ज लेंगे, ये हमें पता है कि हम विदेशों से कर्ज लेंगे। जब हम विदेशी कर्ज लेंगे बच्चों तो उनको हमें बदले में क्या देना होगा, बदले में उन्हें हमें ब्याज देना होगा, बदले में ब्याज देना होगा। ये जो पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है, क्या ये हमारे देश में नहीं लग सकता था? बिल्कुल लग सकता था। इस पैसे का इस्तेमाल हमारे देश में हो सकता था। अब जो मूलधन है वो तो देश में देने का जिम्मेदारी है ही है, ब्याज भी साथ में दे रहे हैं। आने वाले साल में हम कमाई को बढ़ाने की क्या सोचे, इधर हमारे पर ब्याज का भी बर्डन आ गया है। इस तरीके से हमारा राजकोषीय घाटा भी बढ़ता चला जाएगा और हम एक तरीके से कर्ज के जाल में फंसते चले जाएंगे। ये इन शॉर्ट वीडियो था आपके सामने। मैं जब आपको एक्सप्लेन टॉपिक लेकर के आऊंगा तो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, डेब्ट ट्रैप, इसे कहते हैं कर्ज का जाल। आखिर कैसे देश अपने आप को धीरे धीरे कर्ज के जाल में ले जाता है और कैसे इससे हम बाहर निकल सकते हैं, कैसे इससे हम बच सकते हैं, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आज की क्लास हमारी यहां तक थी। उम्मीद करते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। थैंक यू।